नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक बोर्ड में। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम लोअर पीसीएस यूपी पीसीएस के लिए तैयारी के लिए सेशन में ये छठा हमारा अभ्यास सेशन है और इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लाए हुए हैं। ये सभी पहले भी प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुके हैं, तो इसलिए आप इनको ज़रूर तैयार करिए। इनको तैयार करने से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। घबराइए बिल्कुल भी मत। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी के साथ प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इससे आपको क्वेश्चनों का एक पैटर्न पता चलता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। दोस्तों, बार बार क्वेश्चन उसी सेक्शन से रिपीट होते हैं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन कहीं और से उठा के लेके आता है। जो लड़के एक बार यूपी पीसीएस या लोअर पीसीएस क्वालिफाई करते हैं, आप उन्होंने देखा होगा उनको कि वो बार बार प्री क्वालिफाई करते हैं। तो इसका मेन रीज़न यही है कि उनको ये पता चल जाता है कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। तो इसलिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, इससे आपको पता चलेगा कि कौन सा सेक्शन आपका वीक है। उस हिसाब से फिर आप तैयारी करते चलिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ही है। वीडियो को तुरंत पॉज करिए और इसका जो आंसर है वो हमें कमेंट में लिख के बताइए कि निम्नलिखित में से कौन अब विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पत्तन है। जो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने, इनको आप देखिए और इनमें इसको कमेंट में लिख के हमें बताइए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा विखंडन यार्ड स्थित है। तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु। विखंडन यार्ड का मतलब आप समझते हैं? विखंडन यार्ड मतलब कि जहाँ पर जो शिप होते हैं इनको तोड़ा जाता है, ठीक। तो ये विखंडन यार्ड कहलाता है, जहाँ पे शिप को तोड़ दिया जाता है। तोड़ के उसमें से जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं उनको अलग कर लिया जाता है, जिनका दूसरे कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है या शिप के ही कोई बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये कहाँ पर है? गुजरात में। गुजरात में ये है विश्व का सबसे बड़ा विखंडन यार्ड। चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि जो दलहनी फसलें हैं, यानी कि जितनी भी दाल हमारी होती हैं, उनके उत्पादन में कौन से तत्व की आवश्यकता पड़ती है? तो ऑप्शन आपके सामने है, क्रोमियम, कोबाल्ट, आयोडीन, सोडियम। और इसका सही ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, आप ज़रूर ट्राई करिए पॉज करके इन वीडियोस को। इसका सही आंसर है बी, कोबाल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान करता है। तो नाबार्ड आप लोगों को पता होगा एक संस्था है नाबार्ड, और ये खास तौर से एग्रीकल्चर को डिवोटेड है, एग्रीकल्चर के प्रमोट करने के लिए, कि एग्रीकल्चर में बिजनेस प्रमोट हो, प्रोजेक्ट प्रमोट हो, ट्रेनिंग वगैरह। सपोज दैट आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ये सुअर पालन करना चाहते हैं या फिर अपनी बायो फर्टिलाइज़र की छोटी सी कोई फैक्ट्री डालना चाहते हैं या फिर कुक्कुट पालन करना चाहते हैं, तो इसलिए नाबार्ड इसमें वित्त देता है, साथ ही साथ ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराता है। और नाबार्ड क्या करता है? देश के जो सहकारी बैंक हैं या फिर आपके वाणिज्यिक बैंक हैं, ग्रामीण बैंक हैं, इन सभी को फंड जारी करता है, जो कि ये फंड अपने अपने क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में तरह तरह के उद्योगों के लिए को प्रोत्साहन के लिए देते हैं। तो आप समझ गए इस तरह से नाबार्ड का काम। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने दिया है, आप इसको देख के आसानी से समझ सकते हैं। जो बातें मैंने बताई बस वही। तो ऑप्शन इसका ए सही है, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए, ठीक है। नाबार्ड का मेन काम यही होता है। आप इतना समझ लीजिए कि अगर आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी छोटा बिजनेस करना है तो आप नाबार्ड के पास अगर जाएंगे, आप डालना चाहते हैं, तो नाबार्ड इसकी ट्रेनिंग तक आपको ट्रेनिंग तक के लिए सजेस्ट करेगा। वो ट्रेनिंग करवाता नहीं है, पर देश की प्रतिष्ठित संस्थानों सेंटर में आपको भेज सकता है, और साथ ही साथ इसके लिए पैसे भी आपको मदद करता है, पैसे की कुछ। तो ये एक तरीके से नाबार्ड का काम है जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करता है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक शेयर बाजार की क्रियाओं के नियंत्रण से संबंधित है? दोस्तों ऐसे बीच बीच में मैं आपको थोड़ा बहुत बताता भी रहूँगा ताकि आपके माइंड में इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से बैठ जाए, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन ये लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक शेयर बाजार की क्रियाओं के नियंत्रण से संबंधित है? तो ऑप्शन आप इसमें बी सही होगा, सेबी। दोस्तों सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका मेन काम यही है कि जो शेयर बाजार है, हर्षद मेहता कांड आप लोगों ने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो इसको आप लोग यूट्यूब पे जाके देख लें, हर्षद मेहता कांड। ये एक ऐसा बड़ा डिफाल्टर इंसान था जिसने पूरी तरीके से हमारे जो इंडिया का शेयर बाजार था उसको कैप्चर कर लिया था। ऐसा उठता बैठता था शेयर मार्केट, तो सेबी को फिर बनाना पड़ा, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और ये इस समय वर्तमान में रेगुलेट करता है कि कोई भी गड़बड़ी अगर होती है तो उस संबंध में ये देखता है। साथ ही साथ ये
लाइसेंस भी प्रोवाइड करता है शेयर मार्केट के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई किसके विकास के लिए? तो ये दोस्तों ये निर्यात के उद्योग के लिए स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई। स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों का मुख्य उद्देश्य था कि यहाँ से सारी चीज़ें रेडी होके और तुरंत विदेशों में भेजी जा सके। तो इस तरीके के व्यापार क्षेत्रों का निर्माण भारत में किया गया ताकि निर्यात को प्रमोट किया जा सके। दोस्तों निर्यात जितना होता है, जितना अधिक निर्यात होगा उतना ही देश इकोनॉमिकली मजबूत होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। तो ऑप्शन आपके सामने, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो चुका है। ऑप्शन बी सही है, सोयाबीन। ठीक है, सोयाबीन में कितने % प्रोटीन होता है आप मुझे लिख के ज़रूर कमेंट में बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया, क्या आरंभ किया था? तो ये किया था दोस्तों इको मार्क। इसमें क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों मतलब ऐसे उत्पाद जो कि पर्यावरण के अनुकूल हों, उनको चिन्हित करने के लिए एक शुरू किया था सरकार ने, पहल शुरू की थी जिसका नाम इको मार्क। तो इसमें क्या बनाया था? घड़े जैसी संरचना ऐसी बना दी थी। घड़ा, तो घड़े का ये मिट्टी का घड़ा था। तो आपको पता ही होगा कि मिट्टी का घड़ा मिट्टी में मिल जाता है, मतलब कि किसी तरह से एनवायरनमेंट पे बैड इफेक्ट नहीं करता। ठीक है, तो यही इसका मेन मकसद था। ये एक ऐसी चीज़ जो यहाँ रिप्रेजेंट कर रही है कि एनवायरनमेंट से बनती है, मतलब प्रकृति से बनती है और प्रकृति में फिर मिल जाती है और किसी तरह का कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं डालती हमारे पर्यावरण पे। तो यही चीज़ इको मार्क हमारा सिंबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नगरीय अवस्था में निम्न में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों ये नगरीय अवस्था में जो सम्मिलित नहीं था वो था स्वच्छता। ठीक है, स्वच्छता, बाकी ये सभी सम्मिलित रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी पीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस क्वेश्चन को आप ज़रूर ट्राई करिए। मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर है हस्तिनापुर, सी। ये कहाँ पड़ता है दोस्तों? हस्तिनापुर पड़ता है आपका मेरठ में। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गाँव की स्थापना कहाँ की गई? तो खेल गाँव की प्रथम स्थापना कहाँ की गई दोस्तों? आगरा में की गई है, आगरा में, ताज सिटी। कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है। तो दोस्तों कृषि श्रम उत्पादकता कहने का मतलब जो कृषि में श्रम किया जा सकता है उससे उत्पादन जो अधिक हो रहा है वो उत्तर प्रदेश में किस जगह हो रहा है? तो यहाँ सारे रीजन दे रखे हैं। बुंदेलखंड हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ की तो बारिश और यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन ही बेहतर नहीं है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहाँ की स्थिति खराब है, आप जानते ही हैं अगर आप पूर्वी उत्तर प्रदेश से होंगे या कभी आप गए होंगे। ठीक है, यहाँ उत्तर प्रदेश में, ये पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है, तो ये भी नहीं, इसका आंसर डी है दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिसे हरित प्रदेश भी बोला जाता है। हरित प्रदेश बोले जाने का मतलब ये है कि यहाँ के खेत हमेशा हरे भरे रहते हैं, सिंचाई की बढ़िया व्यवस्था है, ये खासियत यहाँ की है। साथ ही साथ यहाँ पर जो भूमि है उसमें पैदावार अच्छी होती है। और इसका एक मेन कारण ये भी है कि दिल्ली एनसीआर रीजन नज़दीक में पड़ता है, तो विपणन भी आसानी से हो जाता है, इसलिए इनकम अच्छी रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गाँव की स्थापना कहाँ की गई? ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, खैर ए है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? दोस्तों जितनी भी ये जनजातियाँ हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की हों चाहे भारत की हों, इन सबको आप रट डालिए। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एक भी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपसे छूटे, सारी याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो दोस्तों इसमें से बोक्सा बिजनौर यही सही सुमेलित है, बाकी सारे गलत है। ठीक है, बाकी सभी गलत है क्योंकि खरवार जो है ये जो जनजाति है ये ललितपुर में नहीं, ये पाई जाती है आपका मिर्ज़ापुर क्षेत्र में, मिर्ज़ापुर सोनभद्र में। ठीक है, मिर्ज़ापुर में पाई जाती है, सोनभद्र में पाई जाती है। थारू तो ये नेपाल रीजन में पाए जाते हैं, नेपाल के तराई बेल्ट में, जैसे कि सिद्धार्थनगर हो गया या फिर आपका श्रावस्ती हो गया और दूसरे भी जितने भी जो नेपाल बॉर्डर से सटे हुए क्षेत्र हैं उन सबको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। सुराहाताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? सुराहाताल पक्षी विहार स्थित है बलिया में। दोस्तों जितने भी पक्षी अभ्यारण्य हैं इन सबको भी आप रट डालिए उत्तर प्रदेश के, अगर आप यूपी पीसीएस या लोअर पीसीएस देने जा रहे हैं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बिड़ला समूह द्वारा एक 600 मेगावाट क्षमता की ताप विद्युत संयंत्र का निर्माण किया गया है, ये कहाँ पे? रोजा में। ये दोस्तों कहाँ किया गया है? रोजा में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लाल मिट्टी पाई जाती है, तो लाल मिट्टी यानी कि रेड मिट्टी ये किस क्षेत्र में पाई जाती है? कहाँ पर?
उत्तर प्रदेश के, तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों ये पाई जाती है मिर्ज़ापुर और झांसी में है। मिर्ज़ापुर और झांसी क्षेत्र में ये रेड मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ, कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है, तो आपको ये पता करना है। देखिए कोयला सोनभद्र ये तो पाया जाता है, ठीक। सिलिका बालू इलाहाबाद में ये भी पाई जाती है, बलुआ पत्थर मिर्ज़ापुर में ये भी पाया जाता है, लेकिन यूरेनियम झांसी में नहीं पाया जाता। यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है ललितपुर में। तो इसीलिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है? डी सही सुमेलित नहीं है, डी, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम दोस्तों। लिंगराज मंदिर अवस्थित है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप अगर इनको देख रहे हैं और अगर आपके इसमें एक भी नहीं गलत हो रहे हैं तो यकीन मानिए आपकी तैयारी बेहतर चल रही है। अगर आप कहीं से भी गड़बड़ हो रहे हैं, एक दो क्वेश्चन भी आपके गलत हो रहे हैं, तो आप उस पर्टिकुलर सेक्शन को मजबूत करिए अधिक से अधिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लिंगराज मंदिर अवस्थित है कहाँ पर? तो ये दोस्तों कहाँ है? भुवनेश्वर में। और ये किस शैली का है? नागर शैली का, नागर शैली, ठीक है। मंदिरों के बारे में मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ। मान लिया ये हमारा जैसे भारत है, तो इसमें आप ध्यान रखिए कि यहाँ पे विंध्य रेंज है, विंध्या पर्वत विंध्य रेंज है, और ये हो गया हिमालय। तो ये जो बीच में है ये नागर शैली के यहाँ मंदिर पाए जाएंगे, नागर शैली। आप इसे कहीं बना लें अगर आपको नहीं पता है, ठीक है। दूसरा विंध्य से फिर आपके कृष्णा तक, यहाँ कृष्णा नदी है, ठीक है, कृष्णा, यहाँ तक पाए जाते हैं बेसर शैली के मंदिर, ठीक। और कृष्णा से कुमारी अंतरीप या कुमारी अंतरीप यानी कि कन्याकुमारी, ठीक है, अंतरीप ये हिंदी में इसे बोलते हैं। यहाँ तक पाए जाएंगे द्रविड़ शैली के मंदिर, द्रविड़ शैली, ठीक है। इनमें क्या होगा? इनमें गोपुरम होगा, ठीक है। गोपुरम समझते हैं ना, वो जो गोपुरम में क्या नाम है, पिरामिड जैसा जो स्ट्रक्चर होता है, तो ये पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर होता है गोपुरम में, ठीक है। नागर शैली में रेखीय इसका शिखर होगा, ठीक है। तो ये सब याद रखिए थोड़ा थोड़ा, मतलब ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं। बेसर शैली में अर्ध इस टाइप से होगा, क्या नाम है, अर्ध गोलाकार इसका शिखर होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। एक तरफ यहाँ पुस्तकें दी हुई हैं, दूसरी तरफ यहाँ लेखक दिए हुए हैं, ठीक। तो आप इनको मिलाना है। इसको पॉज करिए और ट्राई करिए। मैं आपको इसका आंसर बताने जा रहा हूँ, अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो इसे ज़रूर पॉज करिए। इसका सही आंसर है बी आंसर, यानी कि ए जो है वो 2 से है, बी है 4 से, ठीक, और सी है फर्स्ट से, और डी है 3 से, यानी डी है 3 से, ठीक। तो द इंग्लिश टीचर ये R.K. नारायण की, ठीक। तो ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, तो किसने नहीं की थी दोस्तों? ये की थी इंदौर के होलकर ने सहायक संधि नहीं स्वीकार की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो दोस्तों कह रहा है सही सुमेलित कौन सा? महात्मा ये मूक नायक, तो दोस्तों किसने निकाली थी? अम्बेडकर जी ने निकाली थी, ये अम्बेडकर जी ने निकाली थी। तो यहाँ तो ये तो गलत हो गया। BGT बाल गंगाधर तिलक ने, यंग इंडिया नहीं, यंग इंडिया किसने निकाली थी? MK गांधी ने निकाली थी, ठीक है। ये सब आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए। एनी बेसेंट ने कॉमन बिल, दोस्तों यही सही है, सी इसका सही है। BR अम्बेडकर ने केसरी नहीं निकाला, केसरी BGT ने निकाला था, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने। तो ये सब आप रट डालिए, चाहे कुछ भी हो एग्जाम में ये सब आता है, एक भी छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन। तेलुगु गंगा परियोजना अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक ऐसा अभ्यास है, अंतर्राज्यीय सहयोग का एक अभ्यास है जो किन राज्यों के बीच में है? तो दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर आप देख लीजिए, तेलुगु गंगा परियोजना। दोस्तों तेलुगु गंगा परियोजना आप ऐसे भूल जाएंगे अगर मैं सिर्फ आपको रटा दूं। मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक दे देता हूँ जिससे आप कभी नहीं भूलोगे। ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है RO, ARO और लोअर PCS आदि में मिला के। तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ देखिए क्या पड़ता है अपना, तमिलनाडु पड़ता है, क्या तमिलनाडु पड़ता है, TMT। और यहाँ ऐसे बड़ा सा पड़ता है क्या, आंध्र प्रदेश पड़ता है, AP पड़ता है, ठीक। तो क्या यहाँ पर आपका चेन्नई है, CH चेन्नई में पानी की दोस्तों बड़ी किल्लत है, और तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में लड़ाई है पानी को लेकर, समझ गया कि नहीं। तमिलनाडु और केरल के बीच में भी लड़ाई है पानी को लेकर, लेकिन आंध्र प्रदेश से दिक्कत उतनी नहीं है। तो आंध्र प्रदेश कहाँ है? यहाँ B में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो यहाँ पर एक नदी बहती है, ठीक, तमिलनाडु, यहाँ पर एक नदी है, और इस नदी की खासियत यह है कि आंध्र प्रदेश ये मान गया है कि ये चेन्नई को पानी दे देगा यहाँ पे,
चेन्नई, यहाँ चेन्नई में हमेशा पानी की दिक्कत रहती है। अगर आप चेन्नई गए होंगे तो समुद्र नज़दीक होने से पानी का कोई रिलेशन नहीं होता, क्योंकि ये खारा पानी होता है। खारे पानी को डिसेलिनाइज करने के लिए बहुत बड़ा इक्विपमेंट लगाना पड़ता है, काफ़ी पैसा खर्च होता है। तो इससे बेटर तरीका यही होता है कि कहीं नदी अगर अगल बगल है कुछ दूरी पे, तो उसके पानी को डाइवर्ट किया जा सके। तो आंध्र प्रदेश इसके लिए मान गया है। ये एक प्रोजेक्ट है जिसके जरिए चेन्नई को पानी मिल जाएगा। समझ में आई बात? तो ये है नदी, ठीक। तो ये जो है यही तेलुगु गंगा परियोजना है, यही बोला गया। तेलुगु आप जानते हैं, तेलुगु एक लैंग्वेज है जो कि आंध्र प्रदेश में बोली जाती है, तेलुगु, ठीक ठीक। तो इस तरीके से तेलुगु गंगा परियोजना। अब आपको ये फिगर हमेशा याद रहेगा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और बीच में तेलुगु गंगा, यहाँ पानी दिया जा रहा है चेन्नई को, ठीक। तो इस तरीके से आप नहीं भूलोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसने कहा राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? तो दोस्तों ये कहा था डी, हृदयनाथ कुंजर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम दोस्तों। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया था? तो पूर्ण बहुमत जो 1935 के अधिवेशन में कांग्रेस ने नहीं प्राप्त किया था वो था बंगाल। बंगाल में नहीं प्राप्त किया था। आपको पता होगा कि बंगाल में क्या था, मुस्लिमों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, और मुस्लिमों की तादाद ज़्यादा थी तो जो दूसरी पार्टियां थी, खासतौर से मुस्लिम लीग और ये ब्रिटिश भी, ये लोग कांग्रेस पे क्या इल्ज़ाम लगाते थे कि ये एक हिंदू पार्टी है, हिंदू पार्टी है। क्योंकि महात्मा गांधी हो या फिर इनके जवाहरलाल नेहरू हो या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, जितने भी बड़े लीडर थे ये हिंदू लीडर ही थे, तथा इनकी वेशभूषा, तौर तरीका सब हिंदू ही था। महात्मा गांधी तो गीता ही पढ़ते रहते थे। तो ये सब तौर तरीके जो थे जिसके कारण इनके ऊपर इस चीज़ का इल्ज़ाम लगाया जाता था, और एक तरीके से भारत को तोड़ने की बात की जाती थी ताकि मुस्लिम इनके साथ कांग्रेस से ना जुड़ पाएँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूंगा, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा, अपने पद कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, संविधान और कानून की रक्षा करूंगा। ये शपथ किसकी ली जाती है, कौन लेता है? इसको आप एक बार पढ़िए पॉज करके, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। और इसका सही आंसर है बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम दोस्तों। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका। ये कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन है, ऑप्शन आपके सामने है, ए मोरिस जोन्स, बी हार्डग्रेव जूनियर, सी अलेक्जेंड्रोविच तथा डी आइवर जेगनिस। दोस्तों सही आंसर इसमें जो है वो है डी, आइवर जेगनिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? तो दोस्तों शून्यकाल हमारे देश भारत की देन है, शून्यकाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। किस संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार से हटा दिया गया? पहले संपत्ति का जो अधिकार था दोस्तों कि आप चाहे जितनी संपत्ति रखो, ये आपका मूल अधिकार था, मूल अधिकार के अंतर्गत आता था, लेकिन इसको हटा दिया गया। कब हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम दोस्तों। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा है? कहने का मतलब यह है कि जो हमारे अम्बेडकर साहब थे जिन्होंने संविधान की रचा, उन्होंने मौलिक अधिकारों के संबंध में किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा? तो ये कौन था? ये था डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम 10 निर्वाचकों के द्वारा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधायिकाएं थीं? तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है 5, 10, 15, 18। ऑप्शन इसका जो सही है वो है ए, 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी? तो ऑप्शन आपके सामने है, जो उच्चतम न्यायालय द्वारा दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ जो बनी वो गोलकनाथ में केस में बनी थी, और पहली किस में बनी थी? ये केशवानंद भारती केस में बनी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने है 16, 18, 17, 20। तो ऑप्शन यहाँ पर तो 20 होगा, लेकिन वर्तमान समय में 22 भाषाएं हो चुकी हैं। कितनी हो चुकी हैं? 22 भाषाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी है? तो 545 कर दी है दोस्तों किसमें?
अनुच्छेद 31वें संविधान संशोधन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदाता की न्यूनतम उम्र की सीमा 25 वर्ष से घटा के 18 वर्ष की गई। तो ये किसने की थी? 25 पहले दोस्तों जो मतदान दिया जाता था वो 21 साल की उम्र थी, अब ये 18 साल हो गई। ये किसने की थी? ये की थी राजीव गांधी जी के शासनकाल में हुई थी, राजीव गांधी। ठीक है, जरूर इसका कोई पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते रहेंगे या कुछ और रहा होगा, खैर वो ठीक है। इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि राजीव गांधी जी पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते थे, इसलिए 21 से घटा के 18 कर दिया उन्होंने, ताकि अधिक से अधिक लोग वोट दें और हमारी सरकार जीते। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद करने का एक तरीका रहेगा। तो इसका सही आंसर कौन क्या है? 61वें संशोधन के द्वारा, जो कि सन 1989 में। ठीक, इस तरीके से आपको याद रहेगा 61वां संविधान संशोधन, 61वां। ठीक, भारत के विनिवेश आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो विनिवेश आयोग की यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों। ठीक है, इसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये जीवी रामकृष्ण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से एक युग्म जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन है? यानी कि जो भौतिक गुणवत्ता का सबसे बेहतर आकलन है वो क्या है? तो ऑप्शन आपके सामने है, इसको पॉज करिए और ट्राई करिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनसंख्या के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आपको इसका आंसर ज़रूर बताता हूँ, और इसका आंसर है आंसर डी, प्रति व्यक्ति आय तथा लिंगानुपात। यानी दोस्तों जो इनकम है वो अगर अच्छी है और लिंगानुपात भी अच्छा है, तो इसका मतलब क्या है कि भौतिक गुणवत्ता के लिए ये सबसे बेहतर है। मतलब जो भौतिकता जिसमें इंसान वर्तमान समय में जो रह रहा है, ये सबसे बेहतर पैरामीटर हैं जिनके आधार पर ये कहा जा सकता है कि उन लोगों की स्थिति अच्छी है जिनकी इनकम अच्छी और लिंगानुपात अच्छा है। चलिए हम ये देख लेते हैं। मानवीय गरीबी सूचकांक किस वर्ष में विकसित किया गया? मानवीय गरीबी सूचकांक दोस्तों ये विकसित किया गया था सन 1997 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार की स्थापना वर्ष कब है? तो दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने दिए हुए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर सी है। इसको याद करने की ट्रिक आप याद रखना, स्वर्ण जयंती इसको बोला जा रहा है। तो स्वर्ण जयंती कब? देश आज़ाद हुआ सन 1947 से, और स्वर्ण जयंती का मतलब होता है 50 वर्ष। जैसे ये क्या हुआ? गोल्डन जुबली, ठीक है, और सिल्वर जुबली। तो सिल्वर जुबली कब मनाई जाती है? जब 25 हो जाता है। गोल्डन जुबली कब मनाते हैं? जब 50 हो जाता है। तो यहाँ गोल्डन जुबली की बात हो रही, स्वर्ण जयंती। तो 50 इसमें जोड़ दो तो कितना हुआ? 7, और यहाँ पे 9, 1997। तो कहने का मतलब 1997 में कंप्लीट हुआ होगा। तो इसके अगल बगल ये कोई वैल्यू होगी, ठीक है। तो इससे ध्यान रखना आप कि ये वैल्यू 97, 98, 99 के ही अगल बगल कोई होगी, क्योंकि 5th ईयर प्लान तब आया था। तो उस 5 साल के पीरियड में जो भी योजनाएं ज़्यादातर चली उनको स्वर्ण जयंती के नाम से रखा गया। जैसे स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना, ठीक है। तो इसी दोनों को मिला के मुझे लग रहा है स्वर्ण जयंती स्वरोजगार की बात कर रहा है। तो ये 1999, ठीक है, याद रखना। आपको मतलब एक आइडिया हो जाएगा कि स्वर्ण जयंती क्यों कहा जा रहा है और इसका मतलब क्या है। मीनिंग, बिना मीनिंग अगर आप नहीं समझ में आया तो आप चाहे जितना रट लो, हर चीज़ आप रट नहीं सकते दोस्तों, ठीक है। दिमाग में बैठाने के लिए आपको प्रॉपर एक तरीका आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्र की संपदा में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो दोस्तों इसमें मुद्रा पूर्ति को नहीं शामिल किया जाता, बाकी सबको शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अग्रणी बैंक योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, इसका आंसर है सी, 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक आगम का सबसे बड़ा स्रोत है? तो दोस्तों इसमें से जो आपके ऑप्शन दिए उसे पॉज करके आप ट्राई करिए। मैं बताता हूँ इसका सही आंसर जो है वो है निगम कर, यानी कि बी इसका आंसर सही होगा। निगम कर के से सबसे बड़ा स्रोत है आगम का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। लाल बर्फ यानी कि रेड आइस निम्नलिखित में से किसकी विद्यमानता के कारण है? तो ये जो लाल बर्फ है ये किसकी विद्यमान, मतलब जब आप समुद्र में जाएंगे तो वहाँ पर कई कई जगह लाल बर्फ दिखेगी। तो ये किसकी कारण है? मतलब ये है सी, एक नील हरित शैवाल, यानी कि नील हरित शैवाल यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गा, ठीक है। इनके कारण ये समुद्र के पानी में अधिक होते हैं। तो जब ये बर्फ़ बन गया पानी तो ये बर्फ़ भी रेड कलर की हो जाती है, ठीक है, रेड कलर की हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनमें बीजीए पाया जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। 1 नैनोमीटर बराबर होता है, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इस तरह के जितने भी पैरामीटर हैं, जितने भी पैरामीटर दिए हुए हैं सबको रट डालिए, इनको एक कॉपी बनाइए और उसमें लिख डालिए, सारे रट डालिए।
इसका ये आंसर सही होगा 10⁻⁹ सेंटीमीटर। ठीक, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं कि अगर नैनोमीटर पूछा तो नेक्स्ट टाइम नैनोमीटर ही पूछेगा, नैनोमीटर नहीं पूछेगा, पिकोमीटर पूछेगा, कुछ और पूछेगा। तो जितना पूछेगा आपको कम से कम 15 से 20 टोटल पता होना चाहिए और उसका कन्वर्जन पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। पायरोमीटर का प्रयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों पायरोमीटर जो प्रयोग में लाया जाता है ये उच्च ताप मापने के लिए लाया जाता है, हाई टेम्परेचर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिन उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं। तो प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए हम यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, आप इसको देखिए समझिए, मैं आपको बताता हूँ। इसका आंसर है सी, लक्स मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए स्पेशली, एक क्वेश्चन मैंने शुरुआत में पूछा था इस टेस्ट के शुरू करने के पहले ही, सबसे पहला क्वेश्चन था, उसके बाद वो आप लोगों से पूछा था। ये दूसरा क्वेश्चन भी आप लोगों से है, इसको ट्राई करिए और कमेंट में लिख के हमें ज़रूर बताइए कि इसका आंसर क्या है। रात्रि दृष्टिकोण के कैमरे में से किसका उपयोग नहीं करते हैं? ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, इस पर आप ट्राई करिए। ठीक है, तो इसको आप बताइए। इस तरीके से ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे ये कंप्लीट हमने किए। होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। दोस्तों हम काफ़ी मेहनत करते हैं तब कुछ वीडियोज़ लेके आते हैं। आपने हमारे ट्रिक के अगर देखे होंगे तो देखा होगा, ये हम डाल रहे हैं इसलिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, उस हिसाब से तैयारी करिए। दोस्तों मेहनत करने वाला आदमी सिर्फ एग्ज़ाम नहीं निकालता है। अगर आप ये समझते हैं कि सिर्फ मेहनत करने से एग्ज़ाम निकलता है, जब तक आपको राइट डायरेक्शन नहीं होगा तब तक आप चाहे जितनी मेहनत कर लें आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको लेबर नहीं बनना है, आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, वो पढ़ना है जो एग्ज़ाम में आता है। बस 7-8 घंटे 9 घंटे पढ़ के लोग एग्ज़ाम निकालते हैं। आप 12-12 15 घंटे पढ़ के भी अगर आपको कुछ नहीं मिल पा रहा है तो समझिए आपका कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, आपके पढ़ाई के तरीके को आपको बदलना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि पहले क्वेश्चंस का पैटर्न देखिए, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करिए और जिस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उन्हीं से रिलेटेड अपने नोट्स को रेडी करिए। ठीक है, इससे आपका परीक्षा ज़रूर तैयारी होगी और आपके निकलने की पॉसिबिलिटी भी बनेगी, आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। 1 2 3 4 किसी एग्ज़ाम में नहीं हुआ पर कोई ना कोई ज़रूर निकाल लेंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। दूसरे वीडियोस भी जो हमने डाल रखे हैं यूपी पीसीएस, लोअर पीसीएस के लिए और इसके लिए मंडी परिषद के लिए, उनको भी आप ज़रूर तैयार करिए, उनके भी वीडियोस देख लीजिए। 30-35 हमने मंडी परिषद के लिए डाल रखे हैं वीडियोस, तो उनको भी ज़रूर देख लीजिए। और ट्रिक के वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखिए, इनसे आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा अगर आप स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।